तो स्वागत है आपका एक बार फिर से राकेश वर्मा एडुटेक चैनल में। आज की वीडियो में मैं लाया हूँ ट्रांजिस्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आपके डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 के होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका पार्ट वन मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जिसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, एक एक क्वेश्चन के सभी पॉइंट को समझा। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें हम जानेंगे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट टर्मिनल कौन से होते हैं? देखिए, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल आर, कौन कौन से इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट टर्मिनल एमिटर बेस और आउटपुट कलेक्टर बेस टर्मिनल। ऑप्शन बी इनपुट बेस एमिटर टर्मिनल या आउटपुट कलेक्टर एमिटर टर्मिनल। ऑप्शन सी है इनपुट कलेक्टर बेस और आउटपुट एमिटर बेस। ऑप्शन डी इनपुट कलेक्टर एमिटर या आउटपुट बेस एमिटर। तो देखिए, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, उसमें जो इनपुट टर्मिनल होता है वो होता है एमिटर बेस टर्मिनल। ठीक है, एमिटर बेस टर्मिनल। और जो कलेक्टर आउटपुट होता है वो होता है कलेक्टर बेस टर्मिनल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है इसका राइट आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब आपने ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपने उसको इस तरह से कनेक्ट किया, किस तरह से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपने ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब आप जब उसका यूज करोगे एज ए स्विच या एज ए एम्पलीफायर यूज करोगे, तो उसमें आप इनपुट सिग्नल किस टर्मिनल पे दोगे और आउटपुट किस टर्मिनल से लोगे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट किस से लोगे? तो इसमें जो हम इनपुट लेते हैं वो लेते हैं एमिटर और बेस के। किसमें लेते हैं? एमिटर और बेस से हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हम लेते हैं कलेक्टर और बेस से। अब इसमें देखिए, दोनों में जो है बेस जो है वो कॉमन है, यानी कि दोनों में यूज हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन कैसा होता है? देखिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन कैसा होता है? अब इस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन कैसा होता है, यानी कि अगर हम इसके इनपुट में कोई सिग्नल दे रहे हैं, अगर मैं कोई सिग्नल दे रहा हूं तो उसका कुछ वोल्टेज होगा, तो आउटपुट में मुझे वो वोल्टेज कितना बढ़ के मिलता है, उसका गेन कैसा होता है? ऑप्शन ए है हाई, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी जीरो या ऑप्शन डी नेगेटिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा जो वोल्टेज गेन रहेगा वो हाई ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन? ऑप्शन ए हाई करंट गेन, ऑप्शन बी लो वोल्टेज गेन, ऑप्शन सी जीरो गेन या ऑप्शन डी नेगेटिव गेन। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें उसका एक इंपॉर्टेंट क्या पूछा है? फीचर पूछा है। ठीक है, एक अच्छी चीज पूछी है। तो इसमें तो देखिए कि जीरो गेन तो होगा नहीं, किसी भी एम्पलीफायर का, किसी भी ट्रांजिस्टर का गेन जीरो होता ही नहीं है किसी का भी। ठीक है, नेगेटिव गेन भी नहीं होगा। ठीक है, लो वोल्टेज गेन होता तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है, नुकसान ही है, तो ये हम फीचर में नहीं लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हाई करंट गेन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें जो इसका करंट गेन होता है वो हमेशा हाई रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के मुकाबले कैसा होता है? इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट सिग्नल कंपेयर टू इनपुट सिग्नल इज, यानी कि आप अगर कोई सिग्नल इसके इनपुट में दे रहे हो और आउटपुट में जो आपको मिल रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, या कंपेयर करेंगे दोनों में क्या अंतर रहेगा, किसमें? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। ऑप्शन ए है इन्वर्टेड रहेगा कि सिग्नल उल्टा मिलेगा, ऑप्शन बी है इन फेज रहेगा, ऑप्शन सी जीरो रहेगा या ऑप्शन डी रैंडम रहेगा, यानी कि कैसा भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए, इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आप कोई भी सिग्नल देते हो, ठीक है, कोई भी सिग्नल देते हो, देखिए इस तरह से, अगर इसमें मैं इस तरह से कोई सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई सिग्नल दे रहा हूँ, किसमें? इनपुट में मैं दे रहा हूँ, किसमें? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं कुछ इनपुट देता हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? इन्वर्टेड मिलेगा, यानी कि उल्टा मिलेगा। इसमें क्या हो जाता है कि फेज शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा? इस पे फेज शिफ्ट हो जाएगा। आउटपुट में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का क्या हो जाएगा?
फेज शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो सिग्नल क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा इस तरह से। और ये सिर्फ किस में होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही होता है, और किसी कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं होता जिसमें सिग्नल हमें इन्वर्ट होके मिले या फेज शिफ्ट होके मिले, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन कोलेक्टर या जिसे हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, कॉमन एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन का मेन एडवांटेज क्या है, ठीक है, क्या है मेन एडवांटेज, व्हाट एडवांटेज ऑफ कॉमन कलेक्टर और एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन कलेक्टर का पूछ रहा है मेन एडवांटेज क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे हमने एक चीज दिखाई है आपको, एमिटर फॉलोअर भी लिखा हुआ है, यानी कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि कॉमन एमिटर को क्या समझ लेते हैं, एमिटर फॉलोअर, कि एमिटर लिखा है तो ऐसा हो सकता है कि कॉमन एमिटर वाले को ही एमिटर फॉलोअर कहते होंगे, लेकिन नहीं, एमिटर फॉलोअर जो दूसरा नाम है वो किसका है, कॉमन कलेक्टर का है। पहले तो ये आपको रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस, बी लो इनपुट इंपीडेंस, और सी हाई वोल्टेज गेन, या ऑप्शन डी नेगेटिव गेन। तो ये क्या पूछ रहा है, इसका एडवांटेज पूछ रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ऑप्शन ए जो है हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस, किसकी होती है, ये कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हाई इनपुट इंपीडेंस होती है और लो आउटपुट इंपीडेंस होती है। इसीलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं सबसे ज्यादा, ऐसे एम्पलीफायर में करते हैं जहाँ पे इंपीडेंस मैचिंग करनी हो, ठीक है, जहाँ पे हमें इंपीडेंस मैच करना हो वहां पे हम यूज करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन कैसा होता है, ठीक है। अब वोल्टेज गेन पूछ रहा है, ये वोल्टेज गेन कैसा होता है कॉमन कोलेक्टर का। ऑप्शन ए है लगभग 1 होता है, ठीक है, ऑप्शन बी वेरी हाई होता है, ऑप्शन सी 0 होता है या नेगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, लगभग 1 के आसपास होता है कॉमन कोलेक्टर का वोल्टेज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन बेस, देखिए ये जो सीसी लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है। सीबी यानी सी से कलेक्टर और बी से यानी बेस, ठीक है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कैसा होता है। अब कॉमन बेस का करंट गेन पूछ रहा है, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था इसका वोल्टेज गेन, जो हमने लिखा था कि हाई होता है, ठीक है, देखा था हाई होता है। अब पूछ रहा है कॉमन बेस का करंट गेन, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लेस देन 1, ऑप्शन बी वेरी हाई होता है, बहुत अधिक होता है, या ऑप्शन सी इक्वल टू 1, लगभग 1 के बराबर होता है या 1 के बराबर है, ऑप्शन डी नेगेटिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेस देन 1, 1 से कम होता है हमेशा किसका, कॉमन बेस का जो करंट गेन है वो 1 से कम होएगा। करंट गेन है क्या, ठीक है, करंट गेन होता है कि आपने इनपुट में जो करंट दिया है और आउटपुट में जो आपको करंट बढ़कर मिल रहा है, ठीक है, कितना गेन होकर मिल रहा है उसे कहते हैं हम करंट गेन। जैसे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, जो लगभग कितना होता है, 1 से कम होता है, लगभग 0.98 के आसपास होता है इसका करंट गेन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कैसा होता है। इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन इज, अब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हाई होता है, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी इक्वल टू 1, या ऑप्शन सी 0 होता है। देखिए 0 किसी का भी नहीं होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि 0 तो किसी का भी नहीं होगा। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई होता है। इसका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन है वो हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। कॉमन एमिटर ही एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वोल्टेज गेन भी हाई होगा और करंट गेन भी हाई होता है, दोनों ही हाई होता है, इसलिए हमें मैक्सिमम आउटपुट पावर मिलती है कॉमन एमिटर में, इसलिए इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर सर्किट्स में। इंपीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं हम इसका यूज, ऑप्शन बी वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए करते हैं, ऑप्शन सी कोलेक्टर करंट एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं, या ऑप्शन डी ऑसिलेशन के लिए करते हैं। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एमिटर फॉलोअर कहाँ से आ गया। अभी मैंने बताया था कि एमिटर फॉलोअर किसका दूसरा नाम है, कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का ही दूसरा नाम है। तो कॉमन कोलेक्टर ही पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, सीसी यानी कॉमन कोलेक्टर का ही पूछ रहा है क्या, इसका मुख्य उपयोग क्या है, मेन यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंपीडेंस मैचिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का, या एमिटर फॉलोअर का। अब ये इंपीडेंस मैचिंग क्या है, देखिए इंपीडेंस मैचिंग क्यों करते हैं हम, देखिए मान लें कि आपके पास एक सोर्स है,
कोई एम्पलीफायर है, ठीक है, उससे आपको आउटपुट कनेक्ट करना है या आउटपुट लोड कनेक्ट करना है, स्पीकर कनेक्ट करना है, कोई भी लोड हो या इनपुट सोर्स हो, दोनों की इंपीडेंस अगर सेम रहेगी तो मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। तो उसको मैच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में अल्फा क्या दर्शाता है, व्हाट डज अल्फा रिप्रेजेंट इन ट्रांजिस्टर। अभी मैंने बताया भी था इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन ए करंट गेन इन कॉमन बेस, बी वोल्टेज गेन, या ऑप्शन सी पावर गेन, या ऑप्शन डी करंट गेन इन सीई यानी कॉमन एमिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन है वो हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, अल्फा से करते हैं। कैसे निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आई ई सी अपॉन आई ई, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कॉमन बेस का करंट गेन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन, यानी कि अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट दे रहा हूं और आउटपुट में मुझे वो करंट कितना मिल रहा है उसको हम निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अल्फा को हम क्या डिनोट करते हैं, ट्रांजिस्टर का करंट गेन, कौन से, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में बीटा क्या दर्शाता है, ठीक है। व्हाट डज बीटा रिप्रेजेंट इन ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में बीटा की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है करंट गेन इन कॉमन एमिटर, ऑप्शन बी वोल्टेज गेन, ऑप्शन सी पावर गेन, या ऑप्शन डी करंट गेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसको हमेशा याद रखना है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन हम किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं, ठीक है, बीटा से। बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन, यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई ट्रांजिस्टर मैंने लगाया है, अब उसका करंट गेन हम कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। अल्फा में, अल्फा का हम क्यों दिखाते हैं, कॉमन बेस के लिए, और बीटा का कॉमन एमिटर के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा का आपस में संबंध क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, या बीटा इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, या बीटा इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा अपॉन बीटा, या ऑप्शन डी बीटा इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। यानी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा जो क्या है, करंट गेन है किसके, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर के, सॉरी कॉमन बेस के और कॉमन एमिटर के, इन दोनों का जो करंट गेन है इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन क्या है कि बीटा, अगर आपके पास अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर आपके पास अल्फा दिया हुआ है तो बीटा क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। इस तरह से अगर आपको बीटा निकालना हो और आपको अल्फा दिया हो, अल्फा दिया हो तो आप निकाल सकते हो। देखिए अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बीटा निकाल सकते हो अल्फा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस कैसी होती है। इनपुट रेजिस्टेंस कैसी होती है कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में, कौन सी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस कौन सी होती है। इसको कई बार रेजिस्टेंस की जगह इंपीडेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इंपीडेंस भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि इनपुट इंपीडेंस कैसी होती है। ऑप्शन ए है मॉडरेट होती है, ऑप्शन बी वेरी लो होती है, ऑप्शन सी वेरी लो होती है, या ऑप्शन डी इनफिनाइट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉडरेट होती है, ठीक है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इंपीडेंस है वो मॉडरेट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट रेजिस्टेंस कैसी होती है। अब ये क्या पूछ रहा है, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आउटपुट इंपीडेंस। ऑप्शन ए है हाई, ठीक है, ऑप्शन ए है हाई, ऑप्शन बी लो होती है, ऑप्शन सी मॉडरेट होती है, या ऑप्शन डी जीरो होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मॉडरेट होती है, ठीक है। क्या होती है, मॉडरेट होती है। कॉमन एमिटर ही सिर्फ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों रेजिस्टेंस या इंपीडेंस क्या होती है, मॉडरेट होती है, ठीक है, और करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ही हाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस कैसी होती है? अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का पूछ रहा है, ये इनपुट रेजिस्टेंस कैसी होती है? तो ऑप्शन ए है वेरी लो, ऑप्शन बी मॉडरेट, ठीक है, ऑप्शन सी हाई होती है, या ऑप्शन डी जीरो होती है। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरी लो होती है, यानी कि बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है, इनपुट इंपेडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस होती है किसमें? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट रेजिस्टेंस, अभी इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैसी होती है? ऑप्शन ए होती है हाई, ऑप्शन बी कह रहा है कि लो होती है, या ऑप्शन सी मॉडरेट होती है, या ऑप्शन डी जीरो होती है। ठीक है, क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई होती है। कॉमन बेस की क्या होती है? हाई होती है। आपको अगर याद करने में दिक्कत होती है इनकी वैल्यूज, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि देखिए जितने भी कॉमन एमीटर के अलावा कॉन्फ़िगरेशन है, दो ही है, कॉमन बेस है और कॉमन कलेक्टर है। अगर किसी का एक हाई या लो है, समझ रहे हो, जैसे अगर कॉमन बेस का इनपुट लो है तो आउटपुट क्या होगा? उल्टा होगा, हाई हो जाएगा। तो कॉमन बेस की इनपुट रेजिस्टेंस अभी हमने देखी पिछले क्वेश्चन में क्या थी? बहुत कम थी, ठीक है, लो थी, तो इसकी आउटपुट इंपेडेंस क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, हाई हो जाएगी। लगभग सेम किसकी होती है मॉडरेट में? सिर्फ कॉमन एमीटर की होती है और किसी की नहीं होती। तो इसका क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? दोनों में से एक ही याद करना है। अगर आपको आउटपुट इंपेडेंस याद है तो इनपुट अपने आप हो जाएगी। क्यों? अगर आउटपुट हाई है मतलब इनपुट लो है, और अगर इनपुट याद है तो आउटपुट उसकी उल्टा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट का फेस रिलेशन क्या होता है? ठीक है, कि अब उन दोनों का फेस रिलेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, फेस क्यों होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। किसी में पूछा जाता है फेस डिफरेंस कितना होता है, इसमें पूछा जाता है कि कैसा मिलता है, इनवर्ड मिलता है, आउट में मिलता है, या कई बार पूछा जाता है कितने डिग्री पर मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन ए 180 आउट ऑफ फेस होता है। इसमें देखो दो चीजें रखनी, एक तो आउट ऑफ फेस होता है, आउट ऑफ फेस होगा, और कितने डिग्री पर होगा? 180 डिग्री पर होगा। ठीक है, कैसे होगा? 180 डिग्री पर होगा। यानी कि अगर कोई सिग्नल इनपुट जो है इस तरह आ रहा है तो आउटपुट हमें कैसे मिल जाएगा? आउटपुट हमें आउट ऑफ फेस मिलेगा, कितना? 180 डिग्री पर मिलेगा। इस तरह से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट फेज रिलेशन कैसा होता है? ठीक है, इनपुट आउट कैसा होता है किसमें? कॉमन बेस में। ठीक है, किसमें? कॉमन बेस में। ये भी आपको याद रखना है कि एक्साइटेड नहीं होना है कि क्वेश्चन तो मुझे वही लग रहा है कि वही फेस तो कॉमन 180 ही डिग्री होता है, और जल्दी से आप लगा दोगे कि आउट ऑफ फेस होता है 180। ये नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ कर रहा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस का पूछ रहा है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट फेज रिलेशन क्या होता है? ऑप्शन ए है इन फेज रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा आउट ऑफ फेज रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा, या ऑप्शन डी रहेगा रैंडम रहेगा। ठीक है, तो कॉमन बेस में क्या होता है? इन फेज ही रहता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, जैसा आप इनपुट में दोगे, यहाँ पे देखिए जैसा आप इनपुट में दोगे, सपोज कीजिए ये इनपुट सिग्नल है, इस तरह से आ रहा है एसी, तो कोई भी सिग्नल आप वेव दे रहे हो तो आउटपुट भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। सेम इन सेंस क्या रहेगा? फेज सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बाकी वोल्टेज करंट तो गेन होगा ही, बढ़ के ही मिलेगा, लेकिन क्या चेंज सेम रहेगा? फेज तो सेम ही रहेगा। ठीक है, किसमें? कॉमन बेस में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि कॉमन कलेक्टर यानी एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन की वोल्टेज गेन लगभग कितनी होती है या कैसी होती है? ठीक है, कितनी होती है, कैसी होती है लगभग? तो ऑप्शन ए है यूनिटी, लगभग एक के आसपास होती है। ऑप्शन बी है हाई होती है। ऑप्शन सी, एक मिनट, ऑप्शन सी जीरो होती है, या ऑप्शन डी नेगेटिव होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग यूनिटी एक के आसपास होती है। किसने होती है वोल्टेज गेन की किलोमीटर? लगभग 0.9 से 1 के बीच होती है। क्या? कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट
किससे मिलकर बनता है, ट्रांजिस्टर में जो एमिटर करंट है वो किससे मिलकर बनता है। ऑप्शन ए है कि आई यानी कि एमिटर करंट जो है वो आई बी प्लस आई सी से मिलकर मिलता है, यानी कि बेस और कलेक्टर करंट से मिलकर बनता है। ये ऑप्शन बी आई सी और आई बी, कलेक्टर और माइनस बी यानी कि कलेक्टर करंट से बेस करंट घटाकर मिलेगा। ऑप्शन सी है आई इज इक्वल टू आई सी ओनली, सिर्फ कलेक्टर करंट से मिलकर बनेगा। ये ऑप्शन डी है आई इज इक्वल टू आई बी ओनली, सिर्फ बेस करंट से मिलकर बनेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ये ऑप्शन ए, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यानी कि जो एमीटर का करंट है वो किससे हम मिलकर बनता है, आई बी प्लस आई सी। आई बी यानी बेस करंट और आई सी कलेक्टर करंट। देखिए इसको समझते हैं सिंबल से, सिंपल से ट्रांजिस्टर के सिंबल से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो आई ई, सबसे पहले इसका टर्मिनल, ये बेस है, ये एमीटर है, एक मिनट, ठीक है, ये क्या है एमीटर, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। ये तीन टर्मिनल है ट्रांजिस्टर के। अभी मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया। अभी पूछ रहा है कि जो एमीटर करंट है, यानी कि जो एमीटर से बाहर करंट निकलेगा वो किससे मिलकर बनेगा, यानी कि जो करंट मिलेगा उसमें किन किन, मतलब कौन कौन सा करंट जो होगा वो मिलेगा। तो इसमें जो मिलता है एक तो बेस करंट यानी आईबी, आईबी क्या हो जाएगा, बेस का करंट, जो बेस में आप इनपुट्स करंट दे रहे हो या बाइसिंग का करंट दे रहे हो, एक तो वो करंट जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा, प्लस आईसी, आईसी क्या हो जाएगा, ये कलेक्टर करंट, जो कलेक्टर से करंट जा रहा है वो। तो आईबी प्लस आईसी, ये वाला करंट और ये वाला करंट जब मिलता है तो वो दोनों किससे मिलकर निकलेगा बाहर, आईई से। कहां से निकलेगा, आईई से। तो ये जो एमीटर का करंट आपको बाहर मिलेगा या यहाँ पे करंट मिलेगा वो आई बी, बेस का और कलेक्टर दोनों का मिलकर बनता है। सपोज करो यहाँ पे अगर 5 मिली एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे कितना हम दे रहे हैं, 5 मिली एम्पियर का करंट दे रहे हैं, और कलेक्टर से कितना आ रहा है, सपोज करो यहाँ से हम 20 मिली एम्पियर का करंट जो है वो आ रहा है। तो एमीटर में क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस होकर 25 मिली एम्पियर मिल जाएगा हमें, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 25 मिली एम्पियर करंट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका क्या राइट आंसर है, ऑप्शन ए, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा किसे दर्शाता है, अल्फा जो है वो किसे दर्शाता है, अल्फा किसे दर्शाता है, अल्फा क्या है देखते हैं। अभी हमने पीछे काफी क्वेश्चन किए हैं अल्फा के, तो इसका राइट आंसर आप खुद ही बताइए कि अल्फा किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए है करंट गेन इन कॉमन बेस, ऑप्शन बी करंट गेन इन कॉमन एमीटर, या ऑप्शन सी वोल्टेज गेन, या ऑप्शन डी पावर गेन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अल्फा क्या बताता है, कॉमन बेस का करंट गेन बताता है। क्या बताता है, कॉमन बेस का करंट गेन बताता है, ठीक है। अगला है कि बीटा किसे दर्शाता है। अब बीटा किसे दर्शाता है ये भी आपको पता होगा कि बीटा किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए करंट गेन इन कॉमन एमीटर, ऑप्शन बी करंट गेन, या ऑप्शन सी वोल्टेज गेन, या ऑप्शन डी पावर गेन। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर, ठीक है। कॉमन एमीटर का करंट गेन क्या बताता है, बीटा बताता है, और कॉमन बेस का अल्फा बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा और बीटा का आपस में संबंध क्या है, अल्फा और बीटा का आपस में संबंध क्या है। ये भी एक बार फिर से उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा का संबंध क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, मैंने बताया था आपको। यानी कि आपको अल्फा से, अगर आपके पास अल्फा है, देखिए इस तरह से हम इसे समझेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास अल्फा है और आपको बीटा निकालना है, तो बीटा आप निकाल सकते हो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इस तरह से आप बीटा निकाल सकते हो, बीटा यानी कॉमन एमीटर का करंट गेन। और अगर आपके पास बीटा है और अल्फा निकालना है, ठीक है, अब आपके पास क्या है, बीटा है और आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा भी आप कैसे निकाल सकते हो, बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इस तरह से आप दोनों ही चीजें निकाल सकते हो। ये इन दोनों का आपस में क्या है, एक रिलेशन है, यानी कि दोनों में से अगर आपको एक चीज पता है तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि यदि बीटा 99 है तो, ठीक है, यदि बीटा 99 है तो अल्फा लगभग कितना होगा, ठीक है। अब वही जो हमने फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था उसी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इसमें क्या बोल रखा है कि इफ बीटा इज इक्वल टू 99, मतलब कि बीटा आपको क्या है, दिया हुआ, बीटा की वैल्यू क्या है, दी हुई है, देन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली, तो अल्फा लगभग कितना होगा, तो अल्फा कितना होगा,
ठीक है। तो इसको हम करेंगे कि बीटा आपको दिया है अल्फा निकालना, तो अल्फा कैसे निकालेंगे हम बीटा से, देखिए बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हमें जो बीटा दिया हुआ कितना दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, 99 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 99, ठीक है 1 प्लस क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे आगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा 99 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपको पता ही है 100 हो जाएगा। अब 99 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.99, ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट हमारे पास अल्फा, ठीक है क्या हो जाएगा अल्फा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसीलिए जो रिलेशन है वो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास बीटा है तो अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा है तो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा का मान सामान्यतः कितना होता है। इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द टिपिकल वैल्यू ऑफ बीटा, कि बीटा की लगभग वैल्यू कितनी आती है, ठीक है कितनी वैल्यू होती है लगभग इसकी बीटा की। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है 20 से 200, ऑप्शन बी है 1 से 5, ठीक है ऑप्शन सी है 0.95 टू 0.99, ये ऑप्शन डी है 1000 से 5000 के बीच। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 20 से 200 22 200 हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा क्या है, बीटा भी हमने देखा जैसे बीटा क्या है करंट गेन किसका कॉमन एमिटर का, तो ये कॉमन एमिटर का पूछ रहा है। कॉमन एमिटर का जो करंट गेन होगा लगभग कितना होगा 20 से 200 के बीच होगा, क्योंकि क्या होता है इसका क्या होता है हाई ही होता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों क्या रहता है हाई रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा का मान सामान्यतः कितना होता है। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द टिपिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अब अल्फा का पूछ रहा है, ठीक है यानी कि कॉमन बेस का करंट गेन लगभग कितना होता है वो पूछ रहा है। तो हमने देखा कि कितना होता है, वैसे तो कम ही होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लगभग कितना होता है 0.99 टू 0.98 के बीच में होता है, ठीक है 96 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, बट 1 से कम ही होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1 से कम ही होगा करंट गेन कौन सा कॉमन बेस का, यानी अल्फा जो होगा अगर इसको हम इस तरह से लिखें कि अल्फा लगभग कितना होता है 0.95 टू 0.99 ही होगा, ठीक है हमेशा 1 से कम ही होगा, यानी कि जो करंट गेन होता है वो कम होता है कॉमन बेस का। अगला क्वेश्चन बताइए कि अल्फा और बीटा के बीच फॉर्मूला क्या है, ठीक है अल्फा और बीटा के बीच फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला कह दें या रिलेशन कह दें बात तो एक ही है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑप्शन ए है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ऑप्शन बी अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 1, ये ऑप्शन सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ये ऑप्शन डी है अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप एमसीक्यूज अगर याद कर रहे हैं, याद नहीं करना आपको, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बता रहा हूँ, याद नहीं करना है आपको। याद में क्या होता है हमारा माइंड क्या करता है कि क्वेश्चन के बजाय आंसर्स को याद करने लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आप जो है क्वेश्चन नहीं याद, आपको लगेगा मैं क्वेश्चन याद कर रहा हूँ, यानी कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन याद कर रहा हूँ पर आपका माइंड जो है वो आंसर याद करने लगा है कि इसका आंसर जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल भी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया ऑप्शन ए मैंने आपको बता दिया राइट आंसर है, तो आपके दिमाग ने क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शन ए पे फोकस किया, आपने ये नहीं सोचा कि पूछ कर रहा है, बस आपको पता चल गया कि ये राइट आंसर है। तो अगर ये ऑप्शन और भी क्वेश्चन में अगर आ गया, समझ रहे हो इस बात को, जो राइट आंसर मैंने ये बताया था ये अगर और भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दिया तो बहुत से चांस ऐसे आपके बनते हैं कि आप उसी को ही टिक कर लोगे। थोड़ी सी अगर मैं क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर दूं और यही सेम ऑप्शन डाल दूं तो आपको लगेगा कि ये तो वही वाला क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है क्वेश्चन को भी समझना है और उसका आंसर समझना है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि इसका राइट आंसर ये है तो इसको समझो कि ये क्यों है, ये क्यों है, तब आपको क्वेश्चन याद रहेंगे हमेशा पर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अल्फा, इफ अल्फा इज 98 देन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा। देखिए सेम ही वही बात होगी, ये थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। पीछे हमने क्या किया था कि बीटा दिया हुआ था लगभग, अल्फा हमें निकालना था। अब इसमें क्या कर दिया, अल्फा दिया है और बीटा निकालना है। तो अगर सेम ही वही कोई ऑप्शन मैं दे दूं तो आपको लगेगा कि वही आंसर है। या एग्जाम में अगर आपके आ गया तो आपको यही लगेगा कि वही होगा, और आप उसे टिक करके आ जाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, ध्यान से देखो अब इसको कि अल्फा दिया हुआ है, बीटा निकालना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100, ये ऑप्शन डी है 90। अब क्वेश्चन में देखो कि अल्फा दिया है, बीटा निकालना है। तो आप याद करो कि बीटा और अल्फा का क्या रिलेशन था, फॉर्मूला याद आया, दिमाग में जोर डालो, फॉर्मूला याद आया, यानी कि अल्फा दिया है तो बीटा कैसे निकालेंगे। तो याद करो हमने अभी निकाला था कि अल्फा दिया हुआ है, बीटा निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस तरह से आप क्या है निकालोगे। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो आगे सोल्व करेंगे तो अल्फा हमारे पास कितना है, 0.98 है, 0.98 हमारे पास अल्फा है। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा, -1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा तो सेम है, जो ऊपर है वही वाला आ जाएगा, ये आ गया। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, 0.98 अपॉन 1 से 0.98 माइनस करेंगे तो 0.02 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आगे आपका, आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 49 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर अल्फा 98 है तो बीटा की वैल्यू लगभग कितनी होगी, 49%, सॉरी 49 इसकी हो जाएगी। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो ये इसीलिए आपको बता रहा हूं मैं कि अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप जानना या रिलेशन दोनों में क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला क्वेश्चन बताइए, एम्प्लीफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन अगर आप समझते हैं तो आप आंसर इसका बहुत ही आसानी से दे देंगे। ऑप्शन ए है इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है, रिड्यूस वोल्टेज, स्टोर चार्ज या कंट्रोल फ्रीक्वेंसी। यानी कि इनपुट सिग्नल को की एम्पलीट्यूड बढ़ाना, वोल्टेज को कम करना, चार्ज स्टोर करना या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना। तो एम्प्लीफिकेशन क्या करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। अब आपको लग रहा होगा कि सिग्नल का, यानी कि सिग्नल को बढ़ा नहीं रहा, ये तो एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या सोचते हैं कि एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को बढ़ाता है ना, पावर बढ़ाता है। अब कईयों को लगता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड को तो समझा, एम्पलीट्यूड क्या है। अगर एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम जो हाईएस्ट वेव की जो हाईएस्ट पीक जाती है ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, या उच्चतम मान को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है तो वो सिग्नल ही तो बढ़ा रहा है। अगर मान लो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये मेरे पास एक दो सिग्नल है, ठीक है, एक मिनट, अगर एक इनपुट सिग्नल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, मान लो 5 वोल्ट जो है वो है, ठीक है, 5 वोल्ट उसका क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अगर यही एम्पलीफायर उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, यानी कि ये बढ़ाकर क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मान लो कि 8 कर दिया ना, 8 वोल्टेज क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड कर दिया। तो ये एम्पलीट्यूड जो बढ़ा है, यानी कि उसका मान जो बढ़ा है, वो ओवरऑल सिग्नल ही तो बढ़ा है, सिग्नल को ही तो बढ़ाया है, उसकी पावर ही तो बढ़ाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज होती है इसमें कि अगर इसमें ऑप्शन में दे जाए कि वोल्टेज को बढ़ाता है, सपोज करो एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिखा होता, वोल्टेज लिखा होता, एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिखा होता, अगर यहाँ पे वोल्टेज लिखा होता तब भी वही राइट आंसर होना था। ठीक है, या फिर अगर करंट लिखा होता तब भी राइट आंसर वही होना था। वोल्टेज को भी बढ़ा सकता है, करंट भी बढ़ा सकता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा ही, अगर दोनों बढ़ेगी तो अगर आप वेव देखोगे तो एम्पलीट्यूड ही बढ़ेगा, करंट का या वोल्टेज का। पावर बढ़ाएगा, अब पावर भी कैसे बढ़ती है, पावर कैसे निकालते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, तभी तो पावर बनती है, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों को मिलकर तो पावर बनती है। तो दोनों में से कुछ भी अगर बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का बेसिक इनपुट टर्मिनल कौन सा होता है। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक इनपुट टर्मिनल इन ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब 3 टर्मिनल होते हैं, आपको पता है ट्रांजिस्टर के। तो जब आपने ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है और उसे यूज कर रहे हैं, तो आप इनपुट सिग्नल कहाँ दोगे, कौन सा टर्मिनल उसका
इनपुट सिग्नल कहलाएगा। ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन सी एमिटर या ऑप्शन डी सबस्ट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए बेस। बेस में ही हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, किसमें, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। क्या देंगे, बेस में देंगे, ठीक है। कलेक्टर में नहीं देते, कलेक्टर से तो हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। कलेक्टर से क्या लेंगे, हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। कलेक्टर से क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आउटपुट टर्मिनल, अब इसमें क्या पूछ रहा है, आउटपुट टर्मिनल पूछ रहा है। इनपुट हमको पता चल गया बेस में देते हैं, आउटपुट किस में देते हैं देखते हैं। अभी मैंने बताया भी है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ऑप्शन ए है कलेक्टर, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी एमिटर या ऑप्शन डी सबस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। कलेक्टर से हम क्या लेते हैं, इसमें आउटपुट लेते हैं, ठीक है। कलेक्टर से क्या लेते हैं, हम आउटपुट लेते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अगला है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन कैसा होता है। वोल्टेज गेन कैसा होता है, करंट गेन होता है, आपको पता है बीटा कहते हैं हम। वोल्टेज गेन कैसा होता है, बीटा मैंने बताया था क्या होता है, हाई होता है, 20 से लगभग 200 के बीच होता है। अब इसका वोल्टेज गेन कितना होता है, हाई होता है, लो होता है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है हाई, ऑप्शन बी है लो, ऑप्शन सी है 0 या ऑप्शन डी है नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हाई। क्या है, हाई होता है। कॉमन एमिटर ही ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है इसमें वोल्टेज और करंट जो है दोनों ही हाई रहेगा, वोल्टेज गेन भी हाई रहेगा, करंट गेन भी हाई रहेगा, इसलिए इसकी ओवरऑल जो पावर होती है वो हाई ही होती है, यानी कि पावर गेन जो होती है सबसे ज्यादा होती है अदर कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले। इसलिए हम इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं एम्पलीफायर सर्किट में, सबसे ज्यादा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में करंट गेन कैसा होता है। करंट गेन कैसा होता है, अभी मैंने बताया दिया है इसका आंसर आपको एक तरह से कि दोनों ही चीजें हाई होती है, तो दोनों चीजें हाई होगी तो करंट भी तो होगा, तो करंट क्या है, हाई होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट फेस रियलाइजेशन कैसा होता है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आ रहा है ताकि आप इसमें कुछ कंफ्यूजन ना रहे, भूले ना ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आता ही आता है एग्जाम में। कॉमन, क्योंकि सिर्फ कॉमन एमिटर में ही ये ऐसा होता है, फेज डिफरेंस जो कह रहे हैं ना, कॉमन एमिटर में ही ऐसा होता है। और आगे जब हम ऑसिलेटर का चैप्टर पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे, तो ऑसिलेशन के में भी क्या होता है, ऑसिलेशन के लिए फेज डिफरेंस आना जरूरी होता है, ठीक है। तो कॉमन एमिटर में इनपुट और आउटपुट फेज रिलेशन कैसा होता है। ऑप्शन ए है 180 आउट ऑफ फेज, ऑप्शन बी है इन फेज, ऑप्शन डी सी 90 डिग्री ऑफ आउट ऑफ फेज, या ऑप्शन डी रैंडम। तो राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन ए है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब इसमें देखिए एक और चीज मैं फिर से आपको बता दूं कि अब आपको याद कर लिया आपने 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री, बार बार तो आपने ये याद कर लिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, सी ही लिखा है, वो सी सी नहीं लिखा है, यानी कि कॉमन कलेक्टर या कुछ नहीं लिखा है। अगर एक वर्ड भी चेंज कर दूं ना, मैं सी की जगह अगर बी कर दूं तो भी हड़बड़ाहट में आप बोलोगे ये तो ऑप्शन में ध्यान जाएगा, पहले आप बोलोगे 180 आउट ऑफ फेज ये कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को जरूर देखना है कि एमिटर का पूछ रहा है, किसी और का तो नहीं पूछ रहा है ये। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्टोर्शन इन एम्पलीफायर, डिस्टोर्शन किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है अनवांटेड चेंज इन सिग्नल वेवफॉर्म, की सिग्नल वेवफॉर्म में कुछ चेंज हमको परिवर्तन मिलने लगता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल, ये ऑप्शन सी है फेज शिफ्ट, ये ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी डबलिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अनवांटेड चेंज इन सिग्नल वेवफॉर्म। तो डिस्टोर्शन क्या होती है, ठीक है, डिस्टोर्शन क्या होती है कि आप एम्पलीफायर का यूज कर रहे हो, ठीक है, एम्पलीफायर का यूज कर रहे हो, आप कोई सिग्नल उसको इनपुट में दे रहे हो, इनपुट में कोई सिग्नल दे रहे हो, तो आप चाहते हो कि मुझे आउटपुट में वो सिग्नल बढ़कर मिले, लेकिन खराब ना मिले ना। अगर वो सिग्नल खराब होकर मिल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो सिग्नल खराब हो रहा है उसमें कैसे खराब होता है कि अनवांटेड चेंज आ जाता है वेव फॉर्म में, यानी कि अगर देखिए ये मैं कितनी सुंदर सी एक साइन वेव सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है, क्या दे रहा हूँ, बहुत ही सुंदर सी साइन वेव दे रहा हूँ। मतलब आपने कोई ऑडियो सिग्नल दिया, आप म्यूजिक का कोई सिग्नल दे रहे हो, अच्छा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है एम्पलीफायर को। अब आउटपुट में अगर आपको वेव फॉर्म ही खराब होके मिले, इस तरह से मिले या अलग टाइप से मिले या स्क्वायर में बदल जाए या जैसी आप चाह रहे थे वैसी आपको ना मिले, ठीक है, जैसी चाह रहे थे वैसी ना मिले, तो क्या होगा, सिग्नल खराब हो जाएगा। आपको मैं और सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए कि आप आजकल सब छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर यूज करते हो ना, कई बार क्या होता है बैटरी लो होती है या फुल वॉल्यूम करते हो, तो क्या होता है लोग कहते हैं आवाज फटने लगी, आवाज फटने लगती है, बेस आता है फटने लगती है। तो वो आवाज तो फट रही है, आपको सुन रही स्पीकर में, लेकिन जब आप उसे
उस वेव को अगर आप चेक करोगे डीएसओ में, तो वो जो वेव है वो इसी तरह से दिखेगी, डिस्टोर्टेड दिखेगी, अजीब सी बनेगी, ठीक है, इसीलिए वो डिस्टोर्शन आता है, ठीक है, वही उसी को डिस्टोर्शन कहते हैं। जो आप कहते हो ना कि स्पीकर फटने लग गया कंपनी का, नहीं चाइना का, फटती है, आवाज फटती है, तो वो डिस्टोर्शन ही होती है। जब हम उसे डीएसओ में देखेंगे या सीआरओ में देखेंगे तब उसकी वेव आपको पता चलेगी कि नहीं ये होती है। तो वही क्या है, अनवांटेड, जो हमें चाहिए ही नहीं था वो सिग्नल आने लग गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। तो सॉरी एक मिनट, कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलता है, वेयर इज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन्ड इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर आप बना रहे हो या आपने बना लिया चला रहे हो, अब मैक्सिमम आउटपुट आपको कहाँ मिलेगी, वोल्टेज की, सबसे ज्यादा वोल्टेज कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आउटपुट कहाँ से लेते हैं हम, कोलेक्टर से लेते हैं, ठीक है, कोलेक्टर से लेते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, कोलेक्टर में ही मिलेगी, ठीक है। कोलेक्टर में क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। सीधी सी बात है ना, हम आउटपुट क्यों लेते हैं कोलेक्टर से, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, ज्यादा आउटपुट मिलेगा, इसीलिए लेते हैं। अब उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि सबसे ज्यादा वोल्टेज कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, कोलेक्टर से ही मिलती है, ठीक है। बेस में क्या देते हैं हम, इनपुट देते हैं, बेस में क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। कि ट्रांजिस्टर स्विच में कट ऑफ रीजन का क्या मतलब होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर गेन में कट ऑफ रीजन का क्या मतलब होता है। कट ऑफ रीजन वगैरह हमने अभी लास्ट पिछले पार्ट में अच्छे से हमने समझा है, हर एमसीक्यूज को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जल्दी से इस वीडियो के बाद देखिएगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कि ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर इज ऑफ, नो कलेक्टर करंट, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर इज ऑन, ऑप्शन सी है मैक्सिमम करंट फ्लो, या ऑप्शन डी है पार्शियल कंडक्शन। जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होता है तो एज ए ऑफ स्विच की तरह काम करता है, यानी कि ट्रांजिस्टर ऑफ है तो कोई करंट नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ रीजन हो गया, सैचुरेशन रीजन हो गया, एक्टिव मोड हो गया, एक्टिव रीजन हो गया, ये सब चीजें मैंने बता रखी है अपने पिछले वीडियो के पार्ट में। तो अगर आपको समझना है आप उस वीडियो को एक बार जरूर जाके देखिए, उसके बाद आपको ये सारे एमसीक्यू और आसान लग जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर स्विच में सैचुरेशन रीजन का क्या मतलब है, ट्रांजिस्टर रीजन में सैचुरेशन रीजन का क्या मतलब है। तो सैचुरेशन रीजन मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ऐसे क्लोज स्विच की तरह काम कर सकता है, और मैक्सिमम करंट फ्लो होता है कलेक्टर से, यानी कि नॉर्मल अगर स्विच की बात करूं मैं, तो जब स्विच आप ऑन ऑफ करते हो तो मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो होता है, ठीक है। इसी तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर जो है फुली ऑन हो जाता है और मैक्सिमम कलेक्टर करंट फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग स्विच के रूप में किसके लिए किया जाता है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। कि अब हमने सुना है कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच या सैचुरेशन मोड इस चीज में करते हैं, तो किन चीजों को ऑन ऑफ करवाने के लिए हम करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए है रिले एलईडी लोड कंट्रोल, या ऑप्शन बी है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी है सिग्नल एट्यूनेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो क्या है, रिले एलईडी लोड कंट्रोल को ऑन ऑफ करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं एज ए स्विच में, तो हम इन सब चीजों को ऑन ऑफ करवाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एलईडी है, ये एक एलईडी का मैं यूज कर रहा हूँ, कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई आपके पास सेंसर है, ठीक है, प्रोक्सिमिटी सेंसर है या प्रोक्सिमिटी या स्मोक सेंसर, कोई भी सेंसर आर्डिनो का आप यूज करते हो आजकल, तो आपको डायरेक्ट कोई बड़ा लोड चलाना हो या हाई वाट की एलईडी चलानी हो, कुछ चलाना हो, तो उस सेंसर के आउटपुट से इतनी वोल्टेज नहीं मिल पा रही हो जो डायरेक्ट एलईडी को चलाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हो आप ट्रांजिस्टर को यूज करते हो एज स्विच की तरह, ठीक है। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल में आप लोड में लगाते हो, एलईडी लगाते हो या जो भी आपको चलाना है। फिर जब आप उस ट्रांजिस्टर के इनपुट में यानी कि हम बेस में वो सिग्नल देते हैं, तो वो बेस क्या करता है कि ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में लाता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, कहां से, कलेक्टर से, और हमारा जो लोड है, जो एलईडी है, रिले है, वो ऑन हो जाता है। इस तरह से हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि देखिए कि आप ये जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या कहीं भी एग्जाम में, जो ऑप्शन होते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है रिले एलईडी लोड कंट्रोल, तो बस ये तीन ही चीजें होगी। जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि हम ट्रांजिस्टर से रिले एलईडी लोड करते हैं, राइट आंसर तो ए है। अब इसमें तो तीन ही चीजों के नाम है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं तीन चीजों के, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में ये आंसर है, या कोई भी एमसीक्यू आप करते हो उसमें जो आंसर हम सही करते हैं वो अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में करते हैं, लेकिन फिक्स नहीं हो जाता कि अगर रिले बोल दिए तो सिर्फ रिले ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि देखिए आगे आपका स्किल टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होता है डीआरडीओ में ना, आपको उसको परफॉर्म करना होता है, प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपको कोई सर्किट आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो चलता ही नहीं है, मैंने याद किया था, सर ने पढ़ाया था कि रिले चलते हैं, एलईडी चलती है बस, और वहां पे आपको डीसी मोटर दे दो ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ काफी सारी प्रैक्टिकल वाली बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिकल भी इनहेंस होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको साथ में देता रहूंगा छोटी मोटी। तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है बीच में, या ऐसा नहीं सोचना कि ये आंसर मुझे आता है तो इसको स्किप कर दिया अगले में चलेगी, नहीं, उसके हर एक ऑप्शन या उससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में स्विच ऑपरेशन में ऑन और ऑफ को कंट्रोल किससे किया जाता है। ट्रांजिस्टर को स्विच ऑपरेशन कैसे करते हैं हम ट्रांजिस्टर को, एक्टिव सॉरी सैचुरेशन रीजन में या कट ऑफ रीजन में। अब जब हम उसे ऑन ऑफ कराना है ट्रांजिस्टर को, तो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है बेस करंट के द्वारा, ऑप्शन बी है कलेक्टर वोल्टेज, ऑप्शन सी एमीटर वोल्टेज, या ऑप्शन डी लोड रेजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने पिछले पार्ट में वीडियो में काफी इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बताया समझाया कि बेस करंट से कैसे हम कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम से बताया आपको। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखेगा, आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस करंट से करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी, एग्जांपल दी थी, जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बेस में हम कोई सिग्नल इनपुट देते हैं, उसके बाद वो हम कोई उससे कोई चीज है ऑन ऑफ करवाते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ अभी जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, या स्किल टेस्ट की घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप कुछ बनाते हो, कुछ प्रैक्टिकल करते हो, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, या आपको कुछ कंफ्यूजन है किसी चीज में, ट्रांजिस्टर से ही रिलेटेड अगर आपको और जानना है अच्छे से, थोड़े इसके कॉन्फ़िगरेशन, पिन कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन कैसे करते हैं, टाइप्स वगैरह, जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि एलईडी को ट्रांजिस्टर स्विच से कंट्रोल करते समय कौन सा रीजन चाहिए। ठीक है, एलईडी को, अब हम क्या इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर, एलईडी को आप ट्रांजिस्टर स्विच से कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि ट्रांजिस्टर को आप यूज कर रहे हो एलईडी को ऑन ऑफ करवाने के लिए, तो कौन से रीजन में आप उसका यूज करोगे ट्रांजिस्टर का, तो क्या होता है राइट आंसर, सैचुरेशन रीजन में करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करें किस में करते हैं, सैचुरेशन रीजन में करते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर यहाँ पे आता कि ऑफ करने के लिए तो कट ऑफ हो जाता। ठीक है, इसमें मैं आपको और कुछ और भी बता देता हूँ, एक मेरे माइंड में आ गया अभी। देखिए यहाँ पे एलईडी को ट्रांजिस्टर से स्विच से कंट्रोल करते हैं समय, जब आप स्विच से कंट्रोल करोगे तो सैचुरेशन से करोगे, सैचुरेशन मोड में क्या होगा, वो ऑन हो जाएगा ना, ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, जब आप उसकी कंट्रोल करते हो, उसकी ब्राइटनेस वगैरह कम रखनी है, ज्यादा करनी है, अगर इसमें लिखा होता कि ब्राइटनेस कंट्रोल या करंट कंट्रोल फ्रॉम एलईडी या कोई भी लोड रजिस्टर होता, उस कंडीशन में क्या होता है, एक्टिव रीजन में होता है, एक्टिव रीजन में होता है, एक्टिव रीजन में होता है। ठीक है, एक्टिव रीजन में कैसे होता है, मैंने बताया लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में, कि कैसे एक्टिव रीजन में होता है, कि हमेशा बेस जो रहता है वो ट्रांजिस्टर का बायस रहता है, ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहता है, फिर हम उसे कंट्रोल करते हैं कि करंट कब बढ़ाना है कब घटाना है। ठीक है, जैसे बेस में मैं करंट बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करके, जैसे जैसे बेस का करंट बढ़ेगा वैसे वैसे कलेक्टर का करंट बढ़ेगा, और कलेक्टर में जो भी लोड हमने लगा रखा है, एलईडी या कुछ और लगा रखी है, मोटर लगा रखी है, स्पीड कंट्रोल करनी है, वो चीजें हम उसमें करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसे दर्शाती है, व्हाट डू द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर शो। ऑप्शन ए है रिलेशन बिटवीन बेस एमिटर वोल्टेज एंड बेस करंट, ऑप्शन बी है रिलेशन बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमिटर, ऑप्शन सी है पावर गेन, ये ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखाती है, रिलेशन बिटवीन बेस एमिटर वोल्टेज और बेस करंट वोल्टेज। ठीक है, बेस एमिटर वोल्टेज और बेस करंट वोल्टेज। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से माने कि जब आप ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहे हो, एक्टिव कर रहे हो, किसी भी यूज कर रहे हो एम्पलीफिकेशन के लिए, तो जब आप उसे इनपुट दोगे ना, चलने के लिए इनपुट तो चाहिए, या कोई इनपुट सिग्नल दोगे, तो वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती है। एक तो देखिए रिलेशन बिटवीन क्या रहेगा, बेस एमिटर वोल्टेज रहेगा, बेस और एमिटर वोल्टेज रहेगा, कि बेस एमिटर पे आप कितनी वोल्टेज रहेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस रहेगा। ठीक है, बेस और एमिटर क्या हो जाएगा उस टाइम, क्या रहेगा, ये फॉरवर्ड बाइस रहेगा, ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस्ड रहेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड रहेगा एक तो उसका, और दूसरा क्या है, बेस करंट, कि बेस करंट यानी आईबी। ठीक है, क्या रहेगा, आईबी बेस करंट रहेगा, कि एक तो आप बेस में कितना करंट दे रहे हो,
ठीक है, बेस में करंट कितना जा रहा है। दूसरा क्या रहेगा, वोल्टेज, बेस और एमीटर के अक्रॉस आपने जो फॉरवर्ड बायसिंग दी है उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज अप्लाई है, ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक से पूरे ट्रांजिस्टर की जो है वो वर्किंग डिपेंड करेगी, ठीक है, कितना ओवरऑल करंट गेन जा रहा है, करंट वोल्टेज गेन जा रहा है, कोलेक्टर करंट कितना जा रहा है, तो वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि व्हाट डू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर शो। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाते हैं हमें। ऑप्शन ए है रिलेशन बिटवीन कोलेक्टर करंट एंड कोलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ठीक है। ऑप्शन बी है रिलेशन बिटवीन आई बी एंड वोल्टेज बी, या ऑप्शन सी है वोल्टेज गेन, या ऑप्शन डी है फेज शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन कोलेक्टर करंट गेन एंड एमिटर वोल्टेज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर के जैसे ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपने इनपुट दे दिया, पिछले क्वेश्चन में इनपुट का पूछा, जैसे मैंने बताया कि पिछले क्वेश्चन में वोल्टेज और किसके अक्रॉस, एमिटर और बेस के अक्रॉस जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है, यानी फॉरवर्ड वाइज जो दे रखा है एक तो वो, और बेस में कितना करंट जा रहा है एक तो वो। अब वो हमने दे दिया, अब हमें आउटपुट में तो कुछ मिल रहा है। अब वो आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिखाता है हमें, तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो रिलेशन किसके बिटवीन देखते हैं, कोलेक्टर करंट से। कोलेक्टर करंट से जैसे मैंने बताया कि बेस में जितना करंट देंगे उतना ही कोलेक्टर करंट बढ़ेगा। अब वो कोलेक्टर करंट कितना आ रहा है एक तो वो देखते हैं, और कोलेक्टर एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट में कैसे देखेंगे, कोलेक्टर एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। आपको एक सिंपल डायग्राम से बताता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे मैंने VCC दी है प्लस, ठीक है, ये इसका क्या है, बेस है, ठीक है, ये क्या है इसका बेस है। यहाँ पे ध्यान से जी, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये रजिस्टर जो RL है, लोड रजिस्टर है, ये आप जो भी आउटपुट ले रहे हो, आउटपुट ले रहे हैं हम यहाँ से भी लेते हैं और इस कलेक्टर से भी आउटपुट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट वैसे हम ये आउटपुट यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब इस कंडीशन में क्या पूछ रहा है कि हमने इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते क्या देखते, तो आउटपुट में हम क्या देखते हैं, एक तो ये कोलेक्टर से करंट कितना जा रहा है, ठीक है, किसके बिटवीन, कोलेक्टर करंट से। अब ये जो IC है, IC कोलेक्टर करंट, ये यहाँ से कितना करंट जा रहा है एक तो ये हम देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि VCE वोल्टेज किसकी, कोलेक्टर और एमिटर की, यानी कि एक तो ये कोलेक्टर का पॉइंट हो गया और एक ये एमिटर का पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये चीज हम देखेंगे आउटपुट में, ये हो गया इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसकी ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है। कोलेक्टर और एमिटर की वोल्टेज, ठीक है, और कोलेक्टर करंट ये कितना जा रहा है, ठीक है। और बात की थी अगर पिछले क्वेश्चन में इनपुट में, तो इनपुट में हमने देखा था एक तो इसके, ठीक है, और एमिटर के यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज जो हमने फॉरवर्ड बायस कर रखी है यहाँ पे, एक तो ये हम देखेंगे किसमें, इनपुट में, और आउटपुट सॉरी इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी वोल्टेज, और दूसरा क्या, बेस करंट IB, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से कितना करंट जाएगा वो हम चीज देखेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना करंट जाएगा, कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमिटर है। ये हो गया इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने क्या देखा कि इनपुट में बेस और एमिटर के अक्रॉस यानी कि वोल्टेज BE जो पिछले क्वेश्चन में थी, वोल्टेज BE वोल्टेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा वोल्टेज BE किसकी, बेस और एमिटर के अक्रॉस हमने वोल्टेज देखी, ठीक है। और दूसरी क्या चीज देखी, IB यानी कि बेस करंट, बेस में कितना करंट जा रहा है, इससे डिपेंड करेगा ये आउटपुट जो हम किस में देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक तो ये कोलेक्टर करंट और वोल्टेज किसके अक्रॉस, कोलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ में डिफरेंट कर्व किससे बनता है। इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ डिफरेंट कर्व्स आर प्लॉटेड फॉर, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्राफ बनेगा यानी ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट हमें मिलता है कैसा मिलता है, उसका ग्राफ जो बनता है उसमें हम क्या क्या चीजें लेते हैं, किस चीजों से बनता है या क्या चीजें उसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है डिफरेंट वैल्यू ऑफ बेस IB, डिफरेंट कलेक्टर वोल्टेजेस, डिफरेंट लोड रजिस्टर, या ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट, यानी कि हमने डिफरेंट वैल्यूज बेस में दिया, अलग अलग करंट दिया और आउटपुट में हमें क्या करंट गेन होकर मिला या कितना कलेक्टर करंट मिल रहा है वो चीज हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मुख्य उपयोग क्या है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टू डिटरमाइन कलेक्टर करंट करंट गेन, टू मेजर वोल्टेज, टू फाइंड इनपुट रेजिस्टेंस, या टू चेक सैचुरेशन वोल्टेज। तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का बनाने का मेन जो यूज होता है वो क्या होता है, टू डिटरमाइन करंट गेन, बीटा जो करंट गेन होता है कॉमन बेस एमिटर का
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, उसको निकालने के लिए, उसको अच्छे से डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम कलेक्टर करंट। ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम कलेक्टर करंट का मतलब क्या है, व्हाट डज मैक्सिमम कलेक्टर करंट मींस इन ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में हम बोलते हैं कि मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम बेस करंट, मैक्सिमम कलेक्टर करंट, मैक्सिमम एमीटर करंट। तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट का क्या मतलब है, जिसे हम कैसे लिखते हैं, आईसी मैक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम करंट द ट्रांजिस्टर कैन सेफली हैंडल, ऑप्शन बी मैक्सिमम वोल्टेज, ऑप्शन बी मैक्सिमम रेजिस्टेंस, या ऑप्शन बी मिनिमम करंट। तो राइट आंसर क्या है इसका, मैक्सिमम करंट द ट्रांजिस्टर कैन सेफली हैंडल। अब आप ट्रांजिस्टर से कुछ लोड चला रहे हो, कुछ चीज को ऑन ऑफ करा रहे हो, अब मैक्सिमम भी तो उसकी लिमिट है कि वो कितना करंट फ्लो करवा सकता है ना। जैसे ओवरलोड कोई चीज कर तो खराब हो जाती है, सेम ऐसे ही ट्रांजिस्टर भी खराब होगा, क्योंकि करंट जितना ज्यादा बहेगा वो चीज, कोई भी कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, हीट तो होगा ही, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट द ट्रांजिस्टर कैन सेफली हैंडल, यानी कि बिना खराब हुए मैक्सिमम करंट कितना ट्रांजिस्टर फ्लो करवा सकता है या सह सकता है, उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम कलेक्टर करंट, ठीक है। देखिए जब आप कोई भी आईसी लेते हो, ठीक है, कोई भी ट्रांजिस्टर लेते हो, जैसे आप बच्चे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, या फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांजिस्टर है BC547, BC547 का यूज बच्चे बहुत करते हैं, ठीक है। BC557 भी है, कुछ एनपीएन है, कुछ ये है, ठीक है। या 2N222 ट्रांजिस्टर होता है, या 3055 होता है, या BD139 होता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बने हैं, अलग अलग वोल्टेज के लिए, अलग अलग करंट के लिए, लेकिन ज्यादातर ये यूज करते हैं हम लोग। जो स्किल टेस्ट होता है उसमें भी आपको कुछ बनाने के लिए आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो आ जाता है कि गेट बनाना है, गेट आ जाते हैं बनाने के लिए, एंड गेट, नोट गेट, सभी गेट बनाना है यूजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को बाइसिंग करनी पड़ती है, कैसे करें, या फिर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आ जाता है, ठीक है, मोनोस्टेबल आ जाता है, बाइस्टेबल आ जाता है विद यूजिंग ट्रांजिस्टर। उस कंडीशन में भी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग देना आपको पता होना चाहिए, कैसे ऑन है कैसे नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि सर्किट जो आपको अवेलेबल होता है, कोई इंटरनेट से सर्किट आप लेते हैं या बुक से थ्योरिकल सर्किट लेते हैं, तो थ्योरिकल चीज और प्रैक्टिकल चीज में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। थ्योरिकल मान लो आप बुक में आपको कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें एक आपको वो रेजिस्टर की वैल्यू दे दे कि दो आपके रेजिस्टर इतने 10 किलो ओम के है, इतनी वोल्टेज है या इतनी दी है, कई बार वो सर्किट नहीं चलता है, तो उस टाइम पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप खुद से उसको मॉडिफाई करके देख सके, ठीक है। क्यों होती है, देखिए आप जैसे ये ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया, वैसे ही सभी ट्रांजिस्टर, अभी आप तो बहुत सिंपली यूज कर लेते हो ना, लेकिन कभी उस ट्रांजिस्टर की डेटा शीट में जाना, डेटा शीट समझते हो, हर आईसी हो, कोई भी कंपोनेंट है, उसका एक प्रॉपर डेटा शीट होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको कि सबसे ज्यादा यूज क्या हम करते हैं अभी प्रैक्टिकल की, है एनपीएन ट्रांजिस्टर है BC547, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जहां देखो यही यूज करते हैं, यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं पे जरा प्रोजेक्ट ही कर लो। अभी आप तो ऐसे कर लेते हो, कभी इंटरनेट पे लिखना BC547 डेटा शीट, ठीक है, लिखना डेटा शीट, कभी लिखना गूगल पे, फिर उस पे क्या आएगा, वेबसाइट आएगी, अलग अलग आएगी जो डेटा शीट प्रोवाइड करती है, फिर उसमें हर एक कंपनी की डेटा शीट आएगी, जो ब्रांड ने ये कंपोनेंट बनाया है, जब आप उसको जाओगे प्रॉपर एक पीडीएफ मिलेगा आपको, उस पीडीएफ में पूरी डिटेल होगी, ये ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या, कि इस ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम, मैक्सिमम इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट कितना है, ठीक है, कलेक्टर करंट कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दे सकते हैं, मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पर चल सकता है, ठीक है, लो मिनिमम कितने टेम्परेचर पर अच्छा काम करेगा, कितना हम इस पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, सब चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है, सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम करंट होता है, कलेक्टर करंट होता है, ये यही करंट होता है कि कोई ट्रांजिस्टर जो है बिना जले, मतलब बिना खराब हुए चलता रहे। तो अलग अलग लोड के लिए अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, अलग अलग पावर रेटिंग की होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि कलेक्टर करंट जो है मैक्सिमम जो पूछा है वो क्यों जरूरी है, ठीक है। और जैसे अगर आप जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, स्किल टेस्ट का कुछ करते हैं, उसमें क्या दिक्कत होती है, आपने कभी सोचा होगा कि कोई आपने गूगल से सर्किट देख लिया, गूगल से क्या किया आपने, सर्किट देखा, वो चल नहीं रहा है ना, या यूट्यूब से देखा वो चल नहीं रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर की वैल्यू जो हम थ्योरिकल बनाते हैं ना, थ्योरिकल जो हम वैल्यू करते हैं और जो हम उसको बनाते हैं, तो उसमें बहुत सी दिक्कत होती है। जैसे आपका जो ब्रेडबोर्ड है,
ब्रेडबोर्ड यूज कर रहे हो, वायर यूज कर रहे हो, या कुछ पीसीबी यूज कर रहे हो, क्या उसकी इंपीडेंस उतनी है या कम ज्यादा होगी, ठीक है। या ट्रांजिस्टर आपने यूज किया वो फेक तो नहीं है, उसमें उतनी बाइसिंग जो हम सोच रहे हैं उससे वो चलेगा नहीं, अच्छे से चलेगा नहीं, ठीक है। तो कई काफी चीजें उसमें होती है, तो वो आपको देखनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ और जानना है ऐसे इसी टॉपिक के बारे में, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बता सकते हो आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आपके आईटीआई के बच्चे हैं उनके लिए जो एमसीक्यूज होते हैं एग्जाम में आने वाले, वो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। जॉब से रिलेटेड आपको मिलेंगे, हर चीज में आपको मिलेगी, स्किल टेस्ट से रिलेटेड मिलेगी, प्रैक्टिकल से रिलेटेड मिलेगी, रिपेयरिंग से रिलेटेड मिलेगी, सभी टाइप का कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्सिमम पावर रेटिंग। अब क्या आ गया, मैक्सिमम पावर रेटिंग आ गया। इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम पावर रेटिंग कितनी होती है, ठीक है। पावर रेटिंग का मतलब है कि कितना ट्रांजिस्टर जो है पावर हैंडल कर सकता है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम पावर द ट्रांजिस्टर कैन डिसिपेट सेफली, ऑप्शन बी है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, ऑप्शन सी है मिनिमम बेस करंट, ये ऑप्शन डी है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर क्या है, मैक्सिमम पावर द ट्रांजिस्टर कैन डिसिपेट सेफली। मतलब कि मैक्सिमम पावर ट्रांजिस्टर कितनी सह सकता है। डिसिपेट करने का मतलब होता है कि आप कोई ट्रांजिस्टर है वो पावर ले रहा है ना, पावर ले रहा है तो हीट हो रही है, पावर कर रहा है तो हैंडल कर ले वो, ठीक है, खराब ना हो एक तरह से। जैसे बात करो अगर रेजिस्टर की भी पावर रेटिंग होती है अलग अलग ना, रेजिस्टर की भी क्या होती है, पावर रेटिंग होती है। स्टार्ट कितने से हो जाता है, क्वार्टर वाट से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं, पावर जो है डिसिपेट करते हैं ना, यूज तो आप करते नहीं उस पावर का, समझ रहे हो। ये वो पावर नहीं है जो आप यूज करोगे, डिसिपेट वाली बात हो रही है, जो आप यूज नहीं करोगे, जो हीट के रूप में जो है या हीट की फॉर्म में लॉस होती है। तो इसी तरह से ट्रांजिस्टर की भी एक पावर रेटिंग होती है कि मैक्सिमम इतनी पावर रेटिंग तक वो ट्रांजिस्टर बिना खराब हुए चल सकता है, ठीक है। अभी हमने पहले किया था मैक्सिमम कलेक्टर करंट, अब करंट है तो वोल्टेज भी होगी, वोल्टेज होगी तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा, पावर भी मिलेगी। तो इस तरह से इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ट्रांजिस्टर बिना हीट सिंक के हाई पावर में क्या कर सकता है। ट्रांजिस्टर बिना हीट सिंक के पावर में क्या कर सकता है। ऑप्शन ए है इट मे ओवरहीट एंड गेट डैमेज, इट वर्क नॉर्मली, वोल्टेज गेन इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस ऑटोमेटिकली, ठीक है, करंट डिक्रीज ऑटोमेटिकली। तो उसका राइट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं पहले, ऑप्शन ए, इट में ओवरहीट एंड गेट डैमेज। ये ओवरहीट होकर क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, बिना हीट सिंक के हाई पावर ट्रांजिस्टर, हाई पावर ट्रांजिस्टर यानी कि हाई करंट भी होगा उसमें और हाई वोल्टेज भी होगी। अब किसी भी कंडक्टर से या सेमी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है, हाई हाई करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट होगा, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या होगा, हीट होगा। अब वो हीट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर हमारे कोई भी कंपोनेंट है वो ओवरहीट होकर खराब हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट सिंक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हीट सिंक का यूज करते हैं। हीट सिंक क्या होती है, बेसिकली एक जो पीस होता है एल्यूमिनियम का एक पीस होता है या एक प्लेट होती है इस तरह से, उसमें क्या होती है, एक इस तरह से विंग्स बनी होती है ताकि वेंटिलेशन हो हवा की, इस तरह से एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। इस तरह से रहता है ये। थिकनेस डिपेंड करता है कि आप कितनी हाई पावर की कोई चीज चला रहे हो या कितनी गर्म होने वाली है, उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। इस पर जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह तो आप इस पर डायरेक्ट स्क्रू करते हो, माउंट कर देते हो इस पे, जिससे क्या होता है कि कोई कंपोनेंट है जैसे आईसी है या ट्रांजिस्टर है हाई पावर वाला है, तो उसको हम हीट सिंक में लगा देते हैं। हीट सिंक क्या करता है कि जो ट्रांजिस्टर के अंदर जो गर्मी बनेगी यानी कि जो हीट होगा, वो हीट जो है, ये जो हीट सिंक होती है ये ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है, सोख लेती है। तो क्या होता है कि हीट जो होती है ट्रांजिस्टर की वो इसमें फैलने लग जाती है, फैलते 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 ये हवा से कांटेक्ट में होती है, धीरे धीरे ये डिसिपेट हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है या कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी आईसी है, वो ओवर हीट नहीं होता है। और बहुत ही ज्यादा के अगर पावर सर्किट होते हैं वहां पे हम कूलिंग फैन भी लगाते हैं, ठीक है, जैसे एसएमपीएस होता है उसमें, या बहुत ही ऐसी चीज होती है जिसमें कूलिंग फैन भी लगाना पड़ता है ताकि वो ओवर हीट ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाई पावर ट्रांजिस्टर में हाई करंट रहेगा, इसलिए उसको ओवरहीट नहीं होने देना होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है कि हीट से और भी चीजें होती हैं। अब जैसे कोई कंडक्टर है तो हीट होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पे चेंज होगा, सेमी कंडक्टर उस पर भी होगा, ठीक है। एनटीसी टाइप होते हैं सेमी कंडक्टर, तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगा उसके अंदर चेंज होगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो उसकी वैल्यू जो हमने डिसाइड की थी या जो बाइसिंग की है उसमें भी चेंज होगा, तो उसके करंट गेन, वोल्टेज गेन, सब चीजें जो होगी वो इफेक्ट करेंगे। इसलिए टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम कलेक्टर करंट
मैक्सिमम पावर और हीट सिंक को क्यों याद रखना चाहिए। अब इन्होंने तीनों का पूछ रहे हैं कि तीनों को क्यों याद रखना चाहिए। ठीक है, याद आप जब आप कभी फंसोगे ना किसी प्रैक्टिकल में, या कोई चीज आप ठीक कर रहे हो या कुछ बना रहे हो, एक बार आपने यूज कर लिया ना, तब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं, टू प्रिवेंट ट्रांजिस्टर फेलियर इन सर्किट, कि ट्रांजिस्टर फेल होने से बचाने के लिए, टू इंक्रीज इनपुट रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस गेन, फॉर फेस रिलेशन। तो इसमें सही आंसर क्या आपको बताइए। ट्रांजिस्टर को फेल होने से बचाने के लिए हमें मैक्सिमम कलेक्टर करंट, मैक्सिमम पावर और हीट सिंक तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। समझ रहे हो, तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। तीनों का ध्यान कैसे, मैक्सिमम कलेक्टर करंट मान लो ज्यादा है, कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा है, अब ज्यादा है, ठीक है, तो गर्म होगा, हीट होगा, मतलब कि उसकी क्या है, पावर भी रेटिंग ज्यादा है। अब पावर रेटिंग ज्यादा है तो क्या होगा, हीट होगा। अब हीट को डिसिपेट करना या ठंडा रखना ट्रांजिस्टर को, तो उसके लिए क्या होगा, हीट सिंक का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग ट्रांजिस्टर शेप्स के लिए, अलग अलग आईसी के लिए, बहुत चीजों के लिए हीट सिंक का यूज होता है। तो ये थी हमारी आज की ट्रांजिस्टर की पार्ट 2 वीडियो। इसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जाने जो हमारे सेप्टेम्बर 11 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एम्पलीफायर से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज होने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उन एमसीक्यूज से ही आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही आसान भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, जिससे आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।